जो एक टॉपिक हम लोगों को करना है बच्चे, वो करना है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, मतलब इसमें भी बोला जाता है कि चीज़ों का अध्ययन जो हमें करना है, उन चीज़ों के अध्ययन में हम, ठीक है, मूल्यों को भी क्या करेंगे, महत्व देंगे। वैज्ञानिक चीज़ों से हम किसी भी विषय का अध्ययन नहीं करेंगे। आई बात समझ में? उत्तर आधुनिकतावाद क्या बोलता है कि मूल्यों को भी आधार बनाया जाएगा विषय को अध्ययन करते समय। ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज बोलती है बच्चे। और जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, ये रिचर्ड एस्ले ने दिया था बच्चे। ये ध्यान में रखना है, तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है। तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो रिचर्ड एस्ले ने दिया है। और उनकी बुक है बच्चे द अचीवमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है ना, द अचीवमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। और जनरली जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है बच्चे, ठीक है, उत्तर जो आधुनिकतावाद है, ये यथार्थवाद की भी आलोचना करता है और उदारवाद की भी क्या करता है, आलोचना करता है। यथार्थवाद में राष्ट्रीय हितों पर इतना बल दिया गया है बच्चे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। और उदारवाद में आओगे बच्चे तो भौतिकतावाद, नैतिकता पे इतना झुकाव हो गया है बच्चे कि कोई व्याख्या सही हो ही नहीं पाती है। तो ये लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि एक बैलेंस हमें व्याख्या करनी चाहिए एक प्रकार से। ठीक है, तो जो उत्तर आधुनिकतावाद है बच्चे, ये यथार्थवाद की भी आलोचना करता है और उदारवाद की भी। यथार्थवाद की क्यों आलोचना करना है, तो तुम्हें पता है कि यथार्थवाद में राष्ट्रीय हितों को सबसे अधिक बल दिया जाता है, शक्ति को बहुत बल दिया जाता है, संघर्ष की सिर्फ बात की जाती है, ये यथार्थवाद में होता है। और उदारवाद में तुम आओगे बच्चे तो फिर बच्चे वहां पे नैतिकता की तरफ झुकाव बहुत अधिक हो जाएगा, आर्थिक प्रगति पर बहुत बल दिया जाता है। ठीक है ना, मानव की प्रगति को तो छोड़ देते हैं, मतलब मानव के किसी एक पक्ष का हम विकास कर रहे हैं बच्चे। मतलब मैं मानव को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा हूं, लेकिन मानसिक रूप से उसे मजबूत नहीं कर रहा हूं। मानसिक रूप से तो वो घटिया ही सोच रहा है, उसकी सोच जो है वो घटिया है और छोटी है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। आई बात समझ? इस दोनों चीजों का ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से आलोचना करते हैं बच्चे। उत्तर जो आधुनिकतावाद है, पोस्ट जो मॉडर्निज्म है बच्चे, वो क्या बोलता है, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान एवं शक्ति एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है बच्चे। ज्ञान और शक्ति जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब? ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से अंतः संबंधित है, मतलब क्या इसका क्या किस अंतः संबंधित ये बोल रहा है कि ज्ञान जो है और जो शक्ति है वो एक दूसरे के अंतः संबंधित है। इसका तुम लोग सामान्यीकरण कर सकते हो, जनरलाइजेशन कर सकते हो, इसकी व्याख्या कर सकते हो कि ज्ञान और शक्ति जो है वो ये अंतः संबंधित है। इनके अनुसार तुम्हें लगता है कि ज्ञान और शक्ति अंतः संबंधित हैं? अगर है तो तर्क देना पड़ेगा, अगर नहीं तो भी तर्क देना पड़ेगा बच्चे। हाँ कोमल, क्या बोल रही है बच्चे? हाँ, और सही है, कुछ सही है वैसे तो। ठीक है, देख बच्चे, अगर शक्ति होगा बच्चे तभी तो ज्ञान प्राप्त करोगे। अरे तुम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सही ही नहीं हो, शक्ति ही नहीं है, तो क्या ज्ञान प्राप्त कर सकती हो तुम? अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो क्या तुम शक्ति के जितनी भी चीजें उसे नहीं प्राप्त कर सकती हो? अपने खाने पीने, अपने रहने, इन सभी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। जिसके पास ज्ञान होगा बच्चे उसके पास शक्ति आ जाएगी, और जिसके पास शक्ति है उसके पास ज्ञान आ जाएगा। बस उसे अपने शक्ति पर विश्वास होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें अगर लगता हो कि नहीं मुझे पढ़ना है पोल साइंस में और अच्छा करना है तो तुम्हें मेरी थोड़ी जरूरत है। तुम्हारी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तुम खुद कर लोगी, कहोगी खुद मैं समझ लूंगी, खुद मैं पढ़ लूँ। वहां पे क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति का मजबूत होना चाहिए बच्चे। और ज्ञान है तो मैं सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए चीजों को क्या कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं। जितनी भी शक्तियां मुझे मेरे जीवन से संबंधित चाहिए वो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूं, ज्ञान से क्या कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं बच्चे। साथ ये भी बोलते हैं बच्चे, कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। आई बात समझ? कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता है।
वस्तुनिष्ठ का मतलब ये नहीं कि हमने एक किताब पढ़ ली 2-4 पॉलिटिकल साइंस की और हमने बोला कि भाई मैं तो पोल साइंस का बहुत बड़ा विद्वान हो गया। आप ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कैसे बनता है कोई व्यक्ति, ज्ञान कैसे आता है? ज्ञान का जो निर्माण होता है बच्चे, वो सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित होता है, समाज में होता है बच्चे। जब जितना तुम समाज में रहोगे, जितनी समाज की चीजों को सुनोगे, समाज में देखोगे, समाज के लोगों के व्यवहार को समझोगे, तुम्हारे ज्ञान में उतनी ही क्या होती है, वृद्धि होती है बच्चे। तो विज्ञान क्या बोलता है कि ज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ है, लेकिन बाकी जो समाज के अनुसार जब हम देखते हैं तो ज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ नहीं है बच्चे। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनमें तुमसे और मेरे से कहीं अधिक क्या होता है, ज्ञान होता है बच्चे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता। और कोई ये बोलता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, कहना ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ये पता है, क्योंकि मेरा ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, और वो समाज में रहते हुए मेरे ज्ञान में क्या होती है बच्चे, वृद्धि होती है। ये चीज़ें आपको क्या करना होता है, समझना होता है कि जो नॉलेज है बच्चे ना, पूरा नॉलेज जो फॉर्मेट होता है, नॉलेज का जो फॉर्मेशन होता है बच्चे, वो सोशल बैकग्राउंड के वजह से होता है। एक परिवार में अगर माता पिता पढ़े हैं बच्चे, बच्चे भी पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन जिस परिवार में तुम जाओगे जहाँ पे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ संभावना होती है कि बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। लेकिन उसी परिवार में माता पिता पढ़े नहीं हैं, लेकिन वो एक ऐसे परिवार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और उन्हें पता है कि ज्ञान का क्या फायदा हो सकता है, तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब व्यक्ति पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को ना इंसान को समझने की क्षमता है बच्चे। तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम ना किसी इंसान को समझ नहीं पा रहे हो कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि हमें अभी और समय मिलना चाहिए इस व्यक्ति को जानने के लिए। इतना समय कहाँ होगा आपके पास कि उस व्यक्ति को आप जान सको बच्चे। आई बात समझ में? तो आप में ज्ञान में मार्क्सवाद के, हाँ, अगर वो भी वैज्ञानिक अगर बात कर रहे हैं बच्चे, जैसे हाँ हाँ, तो उनकी भी आलोचना होगी। जो अपने आप को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बोल रहा है बच्चे, ठीक है, तो उसलिए आलोचना। और मार्क्स को तो खुद नौ मार्क्सवादी ही करते हैं बच्चे। मार्क्सवाद की जो आलोचना है उसको नौ मार्क्सवादी करते हैं, जिसमें डिपेंडेंसीज थ्योरीज है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वो नौ मार्क्सवादी थ्योरीज है बच्चे, और वो खुद ही उनको आलोचना करते हैं मार्क्सवाद को। क्यों? क्योंकि मार्क्स सिर्फ एक आधार पे क्या कर रहा है, पूरी घटना की व्याख्या कर रहा है। समाज में विषमता का कारण आर्थिक बता, अरे समाज में जो विषमता होती है उसका कारण आर्थिक एक होता है, ये माना जा रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी दूसरे तत्व होते हैं जिसके वजह से समाज में विषमता पैदा हो जाती है। एक कारण थोड़ी होता है किसी भी पीछे। आई बात समझ में? कोई भी एक कारण नहीं होता है। तो जब हम पढ़ते हैं बच्चे, तो अब हमारा पढ़ाई जो होना चाहिए ना, वो इंटरडिसिप्लिनरीज होना चाहिए, अंत थोड़ा सा अनुशात्मक तरीके से, थोड़े से डिपेंडेंट होकर, इंटरडिसिप्लिनरीज होकर अगर तुम पढ़ रहे हो बच्चे ना, कि जैसे तुमने पोल साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ो, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ो, विज्ञान 8वीं 9वीं 10वीं का थोड़ा सा पढ़ो, तो उससे तुम्हें चीजें समझ में और क्लियर होती हैं बच्चे। तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले रीडिंग पे बहुत भले। हाँ हाँ, सेम। हाँ हाँ हाँ, मिशेल फoucault है। नहीं तो किस में पूछे, वो तो तुमसे पेपर में पूछेगा इंटरनेशनल रिलेशन में, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उत्तर आधुनिकतावाद का उपयोग किसने किया। अगर विचारधारा से पूछना होगा तो फिर मिशेल फoucault को तो कर ही लेना वहां पे। आई बात समझ में? कुछ तथ्य हैं बच्चे जो तुम्हें याद रखने हैं, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एक तरह से तुम फैक्ट्स हैं वो। जैसे उसमें फैक्ट्स में है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष समाधान सिद्धांत का निर्माण किसने किया है। वो सीधा आएगा बच्चे, संघर्ष समाधान सिद्धांत किसके द्वारा है, तो केनेथ बोल्डिंग के द्वारा, ठीक है। संघर्ष समाधान सिद्धांत उन्होंने दिया था। और जो एंड्रयू लिंकलेटर हैं बच्चे, ये 9 मार्क्सवादी हैं, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत का निर्माण किया था, आलोचनात्मक सिद्धांत का। आई बात समझ में? एंड्रयू लिंकलेटर हैं, वो आलोचनात्मक सिद्धांत से भी क्या है, जुड़े हुए हैं ना। एक तो रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स हैं और एक एंड्रयू लिंकलेटर भी तो हैं, दोनों नाम ध्यान में रखना है बच्चे।
ठीक है। और एंड्रू लिंकलेटर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 9 मार्क्सवादी सिद्धांत का निर्माण किया। तो सीधा अगर क्वेश्चन आता है कि आलोचनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तब तो टिक कर देना रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स पे उठा के, अगर ऑप्शन में है तो। ऑप्शन में अगर रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स है ना, तो क्रिटिकल थ्योरीज तो रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ही टिक करना, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 9 मार्क्सवाद का सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तब तो वहां पे एंड्रू लिंकलेटर को ट्रिक कर लेना है तुम्हें, कोई दिक्कत यहां तक। अगर रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स नहीं है बच्चे, तब तो फिर ऑप्शन में क्या दिखना पड़ेगा, ठीक है, एंड्रू लिंकलेटर को ही दिखना पड़ेगा, लिंकलेटर क्रिटिकल थ्योरीज में। आई बात समझ में बच्चे। और जो एंड्रू लिंकलेटर, अब जैसे 9 मार्क्सवादी है बच्चे, ये सीधा परंपरागत मार्क्सवाद की क्या करता है, आलोचना करता है। कहता है ना कि तुम सिर्फ एक ही आधार पे मानव की व्याख्या कर, ये मानव प्रगति की बात करते हैं बच्चे, मानव की स्वतंत्रता की बात करते हैं 9 मार्क्सवादी। तो आई बात समझ में, ठीक है। और सेलिंग जो है बच्चे, ठीक है, इन्होंने सामरिक यथार्थवाद का सिद्धांत, थॉमस सेलिंग है, जब हम लोग 9 यथार्थवाद पढ़ रहे थे तो वहां पे थॉमस सेलिंग ने एक तरह से क्या किया, सामरिक यथार्थवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय उपागम का निर्माण अंतरराष्ट्रीय संबंध में चार्ल्स टीली ने किया है बच्चे, ठीक है। और इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नॉर्मेटिव थ्योरीज का निर्माण, इसको ना मानवीय सिद्धांत भी बोलते हैं बच्चे, मानकीय सिद्धांत बोलते हैं वैसे तो, नॉर्मेटिव को ना हिंदी में मानकीय बोला जाता है, ठीक है। तो जो सिद्धांत है उसको क्रिस ब्राउन ने किया था बच्चे डेवलप। और यहाँ पे न्यायोचित युद्ध, जिसको जस्ट वार बोलते हैं बच्चे, जस्ट वार का जो कंसेप्ट है वो वाल्जर ने दिया था, ये भी तुम्हें पेपर में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, ये समुदायवादी। नारीवादी सिद्धांत का निर्माण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आओगे तो सिंथिया एनोल और स्पाइक पीटरसन है बच्चे, ये ध्यान में रखना है तुम्हें, ठीक है। उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत जो है वो गायत्री स्पिवाक है बच्चे, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय समाज, इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया हेडले बुल ने दिया था बच्चे, ये ध्यान में रखना है। और हेडले बुल ने जो विचार दिया था उसमें 2-3 विचारों को मिलाकर उन्होंने एक प्रकार से क्या किया है, विचार दिया बच्चे। और लास्ट में जब आओगे तो वहां पे केनेथ वाल्टज ने यथार्थवाद यानी 9 यथार्थवाद का विश्लेषण किस सिद्धांत के आधार पे किया था, व्यवस्था सिद्धांत के आधार पे, सिस्टम थ्योरी के आधार पे, जहां पे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या माना है, अराजकतापूर्ण माना। और अराजकतापूर्ण का मतलब मैंने तुम लोगों को समझाया था, जहां पे केंद्रीय सत्ता जैसी चीजों का क्या है, अभाव है, मतलब है ही नहीं, तो वो चीजें जनरली, तो ये चीजें बच्चे। अब एक बस हम लोग को थ्योरी पढ़नी है, वो पढ़ना है नारीवादी विचारधारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, तो वो हम लोग कल करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है बच्चे।